Hello everyone. Today we are going to discuss code forces round 936 div 2 problems A to E. तो पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना एंड आवाज़ आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम में एक अरे दे रखा है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम में एक अरे दे रखा है और उसमें क्या करना है, उसमें हमें मीडियन निकालना है एक तो। मतलब मीडियन का इसमें फॉर्मूला है सील ऑफ के बाई टू। तो बेसिकली उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, मतलब अगर इवन नंबर है तब तो बाई टू कर दो, और वो इंडेक्स अगर ऑड नंबर है तो बाई टू करके प्लस वन कर, बेसिकली ऊपर वाला नंबर जब बाई टू करते हैं तो अगर पॉइंट में है तो ऊपर वाला इंटीजर। तो सील का मतलब आपको नहीं पता तो अपने इंटरनेट पे देख सकते हो। तो एक अरे है, हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी अरे के एलिमेंट को एक से बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि हमें मिनिमम कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे सो दैट हम उसका मीडियन बढ़ा पाए। तो देखो, मीडियन क्या होता है, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 to 8 है, तो 2 to 8 में मिडिल एलिमेंट क्या है? सेकंड, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑलरेडी, तो मीडियन यही हो जाएगा। अगर मुझे मीडियन बढ़ाना है तो मैं सिंपली इसको बढ़ा दूंगा तो 2 3 8 हो जाएगा, खत्म। तो एक एक आंसर है इसका। चलो ये वाला देख लेते हैं केस। तो 1337, 4/2 क्या होता है? 2। तो सेकंड इंडेक्स ये है अभी मीडियन। तो मैंने मान लो इसको बढ़ा दिया, ऑब्वियसली मीडियन को तो बढ़ाऊंगा यार, बढ़ाना ही पड़ेगा करंट मीडियन को। तो अगर अभी देखोगे तो मीडियन क्या है, तुम्हें दोबारा सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही देखते हैं। तो रैदर देन तुम, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा मीडियन ही बढ़ गया है, एक ही ऑपरेशन लगेगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सॉर्ट किया, अब सेकंड इंडेक्स पे क्या है, फिर से 3 है। अब इसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो 1447 इसके बाद। अब क्या मीडियन है, अब 4 है, मतलब बढ़ गया। तो 2 ऑपरेशन लगे। तो हमें ओवरऑल कितने ऑपरेशन लगेंगे ऐसे, हमें ये देखना है। तो हर बार सॉर्ट करने में तो लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन हो जाएगा। मतलब हर बार सॉर्ट करना पड़ रहा है अगर। तो सिंपली अगर तुम ध्यान से देखो, रैदर देन तुम एक बार एक एक, मतलब ऐसे बार बार करके बढ़ाते रहो, एक ही बार में सारे बढ़ा दो। जैसे मान लो 1337 है, अगर मैं दोनों में एक एक बढ़ा देता तो मीडियन बढ़ जाता, राइट। तो देखो, मुझे ये ऑब्जर्वेशन ये है कि मीडियन, जो मीडियन है उसके बाद, उसके लाइक जो उसके बाद वाले एलिमेंट्स है उसमें जो जो उसके बराबर है उन सबको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको ना बढ़ाया तो वो इसकी जगह आ जाएंगे अगर ये छोटे रहे। तो बेसिकली मीडियन के बाद जो जो इसके इक्वल है उन सबको बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज द नंबर, मतलब जो मीडियन वाला इंडेक्स है वहां से लेकर जहां तक उसके इक्वल एलिमेंट्स है। तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये वाला केस है, 4 5 5 5 5, तो इस केस में क्या है, इस केस में देखोगे तो 4 बार 5 है, तो ये है मीडियन। 1 2 3, इसके इसके बाद मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स है जो 5 के बराबर है, तो आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर 3 अगेन, एक मिनट। हाँ, इसके लिए 3 है, देखो। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक बार कोड भी दिखा देता हूँ आपको जो मैंने किया था। तो ऐसा है कि मैंने सॉर्ट कर लिया पहले, फिर बेसिकली मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा जो मीडियन का इंडेक्स है वो के है, ठीक है। और अब मैं के प्लस वन से देख रहा हूँ, तो जैसे ही मुझे नॉन इक्वल एलिमेंट मिला, क्योंकि सॉर्टेड है, तो जैसे ही नॉन इक्वल एलिमेंट मिला तो मैं ब्रेक कर दूंगा, नहीं तो आंसर ऐड, मतलब आंसर में ऐड करूंगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। प्रॉब्लम बी, ठीक है। So we have an array of n integers. Perform exactly key operations on it. In one operation, you can select any contiguous subarray of array and insert the sum of this subarray anywhere in the array. Your task is to find the minimum possible sum of the, sorry, maximum possible sum of the array after k such operations. और सम बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकता है तो उसको मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 लेना पड़ेगा। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छा खासा, ठीक है। ये ले लेता हूँ, 4 - 2 8 - 9, ठीक है। 4 - 2 8 - 9। तो देखो, चलो मेरे पास पहला ऑपरेशन है, सबसे ज़्यादा दिमाग वाला काम क्या होगा, मैं ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्टिमल क्या होगा पहले ऑपरेशन के बाद, मैं मैक्सिमम
प्रीफिक्स बेसिकली मैक्सिमम सब अरे सम लूँगा, राइट। तो यहाँ मैक्सिमम सब अरे सम क्या है, एक्चुअली इस सब अरे का होगा, ठीक है। तो 10 है, तो ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम सब अरे सम लूँगा ना यार, मेरा मुझे ओवरऑल अरे का सम बढ़ाना है, तो मैंने मैक्सिमम सब अरे सम लिया, ठीक है। 10 आया। अब मैं इसे कहाँ डालूँ, कहाँ डालना इंटेलिजेंट होगा इसको, ठीक है। अगर तो मैं इस सब अरे के आसपास ही डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सब अरे सम अब अगले ऑपरेशन के लिए बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा मैक्सिमम सबरे सम भी इंक्रीज हो सम के साथ साथ, तो इसके लिए 20 हो जाएगा। अगर मैं कहीं और डालता, मान लो यहाँ डाल देता, मतलब इसके बाद -12 के बाद डालता, तो यहाँ दिक्कत होती। दिक्कत क्या होती, देखो अ, अगर देखो बात ये है कि ये मैक्सिमम सबरे सम क्यों था, इसके आगे कोई नेगेटिव नंबर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है ना सबको, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नहीं भाई, ऐसे ही है सब। सही है ना, बढ़िया। तो देखो ऐसा है कि मैक्सिमम सबरे सम अभी तो ठीक है 10 है। अब उसके आगे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा होगा ऑब्वियसली, और ऐसा हो रहा होगा कि मतलब मैं आगे वाले कुछ नंबर्स लूँ भी ना, तब भी वो मतलब ऐसा है वो पॉजिटिव नहीं बन पा रहा आगे वाला सब। नहीं तो अगर आगे वाला कहीं भी ऐसे पॉजिटिव बनता तो मैं इसके साथ इंक्लूड करके यही मैक्सिमम बन जाता ना। तो मैक्सिमम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आगे नेगेटिव ही बनने वाला ओवरऑल। तो अगर मैं मान लो इस नेगेटिव मतलब यहाँ पे लगाऊं तो फायदा ही है। अगर कहीं भी एक नंबर आगे भी लगा दूं ना, मान लो यहाँ पे एक और मैंने ऐसे बेसिकली यही सब डाल दिया बीच में, तो दिक्कत तो वही आ रही थी ना कि 10 -12 बेसिकली द थिंग इज ऐसा है कि एक मिनट, ठीक है। मतलब मान लो मैंने यहाँ 10 डाल भी दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो इसके बाद मैक्सिमम 10 डालने के बाद मैक्सिमम सबरे सम क्या होगा, यहाँ पे रुको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। -12 10 9, अब क्या मैक्सिमम सबरे सम, बेसिकली पूरा अरे का सम ही मैक्सिमम सबरे सम होगा अब। 10 -12 -2 +9 17 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ डालता तो क्या होता 20। तो ऑब्वियसली मेरा सबसे ज़्यादा फायदा तभी है अगर मैं मैक्सिमम सबरे सम के साथ ही इसका सम डाल दूँ। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान दोगे मैक्सिमम सबरे सम इंटू 2 हो गया। अगली बार क्या होगा, बट फिर से 20 लूंगा और इसके साथ ही डाल दूंगा, तो इंटू 2 फिर से हो जाएगा। तो हर बार इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज किससे हो रहा है, मतलब बेसिकली अगर तुम ओवरऑल सम देखोगे उसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, बेसिकली 2 की पावर के, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना। 2 की पावर के इंटू मैक्स प्रीफिक्स सम, सॉरी सबरे सम, मैक्स सबरे सम माइनस, सॉरी 2 की पावर के, हाँ ये जो ये वाला मैक्सिमम सबरे सम 2 की पावर के इंटू दिस हो रहा है मैक्सिमम सबरे सम, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, सम ऑफ अरे माइनस दिस सब अरे, माइनस दिस सब अरे। तो बेसिकली 2 की पावर के -1 इंटू मैक्स सब अरे, यही हो गया एक तरह से, राइट। इतने से इंक्रीज हो रहा है प्लस सम ऑफ अरे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम सब अरे फाइंड करो, मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई करो उसको 2 पावर्ड बाय के -1 से, मतलब -1 नीचे है पावर में नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बेसिकली जीपी है एक तरह से, हाँ कह सकते हो, ठीक है। इंटू 2 वाला पार्ट समझाना दोबारा, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मान लो इसका सबरे सम 10 था, अब मैं इसके साथ ही 10 डाल दूंगा ना। अब मैक्सिमम सबरे सम क्या हुआ, मैं 10 को इसके साथ इंक्लूड करूँ अगर 10 + 10 10 इंटू 2 हो गया बेसिकली 20 हो गया, ठीक है। चलो अगली बार देखते हैं। ये 4 -2 8 10, ये था मैक्सिमम सबरे सम अभी तक। ये क्या है 20, मैं इसका 20 डाल दूं अगर, तो अब क्या हो जाएगा मैक्सिमम सबरे सम 40। तो इंटू 2 हो रहा है ना हर बार, जितना समय उतना ही और डाल रहा हूँ तो इंटू 2 हो रहा है हर बार। तो के बार 2 टाइम 2 इंटू 2 पावर्ड में क्या होगा, तो वही हो जाएगा। अच्छा फाइनल आंसर यही है ना, 2 पावर्ड बाय के -1 इंटू मैक्स सब अरे सम प्लस सम ऑफ अरे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। समझा क्या सबको? कोई भी दिक्कत हो चैट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, माइक माइक खोल के ही बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत हो बोल देना, माइक पे बोल देना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ अभी। समझ आ गया सबको तो? ठीक है। भैया इसका कोड दिखा सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ श्योर श्योर।
तो इसमें मैंने क्या किया, ये बेसिकली मेरा मैक्सिमम सब सम निकालने का तरीका था। तो मेरा जो ये क्या कहते हैं आंसर है, आंसर में स्टोर्ड है मेरा मैक्सिमम सब सम, ठीक है। और ये मैंने पी लिया है, ये टू की पावर के लिए। तो पी को -1 कर दिया, बेसिकली टू की पावर के -1 इक्वल्स टू पी। तो बेसिकली मेरा पी, मैंने पी इंटू आंसर किया, आंसर है बेसिकली मैक्सिमम सबरे सम। तो ये मेरा मेथड है निकालने का। देखो मैक्सिमम सबरे सम निकालने का सबका अलग अलग मेथड होता है, मेरा ये। और मैंने एस में प्लस कर दिया, एस इज बेसिकली द ओवरऑल सम। अब ये बात ध्यान रखना कि एस कैन बी नेगेटिव। अगर एस नेगेटिव हुआ ना, तो ये दिक्कत हो सकती है कि ये ओवरऑल नेगेटिव हो और तुम मॉड्यूलो मॉडल होगा ना, तो काफ़ी बार गलत आंसर आ सकता है इसमें। होता है सी प्लस प्लस में, होता है कि नेगेटिव का मॉड्यूलो लोगे अगर किसी नंबर से, तो गलत भी आ सकता है। इसलिए मैंने एस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। पॉजिटिव कैसे बनाने की कोशिश की, मैंने बेसिकली उसमें मॉड को उतनी बार मल्टीप्लाई करके डाला जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने एफ निकाला एस डिवाइडेड बाय मॉड, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव एस डिवाइड बाय मॉड। और मैंने उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट कि ये पॉजिटिव नंबर बन जाए और मैं नॉर्मली ऐड कर पाऊँ। तो इस तरह से मैंने किया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कोड में भी। भैया वो पॉजिटिव बनाने वाला पार्ट सुना दीजिए ना एक बार। देखो एस को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है -18, ठीक है। और तुम्हारा मॉड्यूलस लेना है तुम्हें 5 से। तो अगर तुम्हें -18 मॉड 5 करना है, तो अगर तुम इस 5 को इतनी बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मान लो 5 इंटू 1000 बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इसमें -18 प्लस, तो भी सेम ही बात है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम ही मॉड्यूल आएगा हर बार। मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करके कुछ भी डाल रहा हूँ, पर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कब बनेगा, एक बार मैं ये देखूंगा कि पॉजिटिव 18 बाय 5 करूंगा, 18/5 क्या होगा, इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं +1 ले लूंगा क्योंकि ये फ्लोर है, तो मैं 3+1 ले लूंगा। तो मैं 4 × 5 -18 + 4 × 5 क्या हुआ, 2। तो बेसिकली ये ही एक्चुअली मॉड्यूलस इक्वल्स टू दिस ओनली, -18 mod 5 इक्वल्स टू दिस। मैंने बस ये निकाला 18 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, ठीक है, वो आया 3। और मैंने 3 में 1 प्लस किया क्योंकि मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो 4 × 5 -18, सिंपल। मॉड्यूलर एरिथमेटिक पढ़ने का कोई रिसोर्स सोचना पड़ेगा। लाइक यूसाको से पढ़ सकते हो, यूसाको पे है आई गेस। हाँ, वो यूसाको में मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे यार तुम्हें इस पे। थोड़ा याद करने दो, वैसे याद नहीं है मुझे। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। यूसाको पे है और हाँ कोड फोर्सेस पे भी है, तो बढ़िया, ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम के लिए तुम्हें मॉड्यूलर अरिथमेटिक थोड़ी आनी चाहिए, नहीं आती है तो पढ़ लेना वही। मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम सी। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा भैया है। हाँ, बताओ। वो आपने वहां पे ना टू की पावर के -1 किया था, तो टू की पावर के तो ठीक है, -1 क्यों किया था? क्योंकि मुझे आ, अरे का सम लेना है ना यार। देखो सबरे सम, हाँ देखो सबरे सम तो 2 की पावर के बन गया। हाँ सॉरी, हाँ 2 की पावर के। तो हाँ वो वाला सबरे मिला के ना, तो अब तुम ऐड करोगे तो सम ऑफ अरे माइनस सबरे करोगे, राइट? हाँ, यस यस। तो रैदर देन मैं वो सबरे का सम लाइक माइनस करूं, मैंने पूरे अरे का सम ले लिया। और ये माइनस हाँ मतलब ये मल्टीप्लाई सबरे सम से हो रहा था ना, हाँ। तो मैंने बेसिकली इसको कंबाइन कर दिया इन दोनों को। ओ, टू की अच्छा अच्छा। तो 2 की पावर के -1 इंटू सब अरे, क्योंकि ये सम ऑफ अरे में इंक्लूड हो जाएगा ना सब यस। अरे, इसलिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता है, सी प्रॉब्लम।
ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक ट्री दे रखा है और हमें उसमें से एग्जैक्टली के एजेस रिमूव करने हैं, ठीक है। और हमें लाइक एग्जैक्टली के एजेस रिमूव करने के बाद हमें अब ऐसा मैक्सिमम एक्स बताना है सो दैट हर एक कंपोनेंट का जो साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो। हाँ, आपने हैंड रेज किया, बताओ। गलती से कर दिया होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें कि हमें एग्जैक्टली के एजेस रिमूव करने के बाद ऐसा मैक्सिमम एक्स बताना है सो दैट हर एक जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उसमें नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होने चाहिए। तो देखो, अगर तुम सोचो लाइक अगर एक्स छोटा हो तो के बड़ा हो सकता है, राइट। अगर एक्स बड़ा हो तो के छोटा होना चाहिए, मतलब ये तो ऑब्वियस है। अगर मैं एक्स लाइक अगर एक्स में बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ एजेस टू बी रिमूव्ड कम होने चाहिए। तो बेसिकली ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर मैं बाइनरी सर्च और आंसर लगाऊं कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा आंसर अगर मैं मतलब मैं अगर ये बता दूं कि इस पर्टिकुलर एक्स के लिए क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो उससे छोटे एक्स के लिए तो सॉरी हाँ, उससे छोटे एक्स के लिए तो वैलिड हो गई। अब मैं बड़े बड़े की तरफ जाऊंगा। तो ये बाइनरी सर्च और आंसर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तुम एक्स पे बाइनरी सर्च और आंसर करना चाहोगे, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एक्स के लिए मैं कैसे पता लगाऊं कि के एजेस में मतलब के एजेस से सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स का उतना साइज बन जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैंने बाइनरी सर्च लगाई, ठीक है। अब मेरे पास बाइनरी सर्च के बाद मतलब बाइनरी सर्च जब मैं लगा रहा हूँ तो मेरे पास एक अब पर्टिकुलर एक्स आ गया, ठीक है। और मेरे को के दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि गिवन दिस के क्या मैं ट्री को ऐसे ऐसे मतलब ट्री को ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि के मतलब के या उससे ज़्यादा एजेस में हो। बेसिकली अगर के से एक मिनट हाँ, अगर के से कम एजेस है ना, बेसिकली मैं ग्रीडीली ट्राई करूंगा कि ना ज़्यादा से ज़्यादा एजेस बन पाए मतलब निकल पाए। अगर कम एजेस निकल रहे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली के रिमूव करने हैं। देखो, अगर मेरे पास मैं ज़्यादा एजेस निकाल रहा हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मान लो मैंने मेरा के था 5, ठीक है। और मैं 7 एजेस निकाल रहा हूँ तो मैं उल्टा मेरा नुकसान नहीं है इसमें, क्योंकि मैं वो जो बाकी दो हैं वो उनको मैं अगर नहीं निकालूँ तो मेरा कंपोनेंट का साइज बढ़ेगा ही ना। एजेस निकालने से कंपोनेंट छोटे होते हैं। तो अगर मेरा कंपोनेंट साइज बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट एक्स तो है ही है ना। मेरा बेसिकली एक्स से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट एक्स हो साइज हर एक कंपोनेंट का। तो अगर मेरे ज़्यादा एजेस भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं बनना चाहिए। कम बन रहे हो दिक्कत है, क्योंकि मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ नंबर ऑफ एजेस जो हट रहे हैं, उनको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा कि मैं डीएफएस लगा दूँ, ठीक है। हर एक वर्टेक्स पे गया। अगर मान लो ऐसा कुछ ट्री है, ठीक है। अ, नहीं, ठीक है, मान ले तो ऐसा कुछ ट्री है, मेरा एक्स है 3। मैंने मान लिया एक्स 3 है और के है मेरा 3, के भी 3 मान लेता हूँ। तो अब इसमें मैं कैसे ऑपरेट करूँगा। देखो, ऑब्वियसली रूट हम किसी को भी मान सकते हैं। अब मैं डीएफएस लगाऊंगा, मैं देखूंगा जिस वर्टेक्स पे लाइक उसके सब ट्री में अगर एटलीस्ट एक्स वर्टिसेस हो गए तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर वाला एज हटा दूंगा, बेसिकली उसके पेरेंट वाला एज हटा दूंगा, क्योंकि वो मुझे कंपोनेंट मिल गया एक तरह से, राइट। मैं वो वाला एज हटा दूंगा। तो मैं एक्चुअली यही कर रहा हूँ इसमें भी। मैं अपने एल्गोरिथम में क्या कर रहा हूँ, तो जैसे मैं डीएफएस किया तो मैं इस वर्टेक्स पे आया, इस वर्टेक्स के 4 है, ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं नीचे बेसिकली डीएफएस में मैं क्या करूँगा, डीएफएस तो करता रहूँगा। तो मैं सबसे जो उल्टा सबसे लीव वाले वर्टिसेस होंगे वहां से देखना स्टार्ट करूंगा। बेसिकली डीएफएस होने के बाद मैं हर वर्टेक्स पे देख रहा हूँ। तो बेसिकली अगर डीएफएस फंक्शन ऐसा है, ठीक है, डीएफएस, ठीक है। इसमें मैं वर्टेक्स विजिट किया, ठीक है, विजिटेड किया। उसके बाद मैं उसके नेबर्स पे चिल्ड्रन पे गया, डीएफएस एक और लगाया। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू इसके सब ट्री की। तो मैं मान लेता हूँ वैल्यू ऐसे। तो इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो मैं यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे एक्चुअली 2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नहीं है। यहाँ पे एक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नहीं है, पर यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये मैं इसका एक कनेक्टेड कंपोनेंट बना दूंगा। मेरे को एक एज मिल गया, ठीक है, जो मुझे रिमूव करना है यहाँ पे। अब मैं गया यहाँ पे इस तरह मतलब डीएफएस में, फिर मैं इस साइड जाऊँगा जब,
तो एक्चुअली देखोगे तो इस पे भी 4 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है। तो मैंने इसका कंपोनेंट एक बना दिया कनेक्टेड कंपोनेंट, और मुझे एक और एज मिल गया, ठीक है। ये एक और मिल गया। अब अगर यहाँ पर देखोगे इसके पास तो एक ही है क्योंकि ये अकेला है, इसके पास 2 है नीचे, इसके बाद देखोगे 3 है, यहाँ से 0 आया। अ, मतलब ये डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन से हो जाएगा कि मतलब मुझे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, बट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका इसकी वैल्यू आएगी 3, देखोगे। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। तो मैंने यहाँ पर भी एक एज बना दिया। तो कितने एज हुए? बेसिकली 3, मतलब सॉरी यहाँ से भी एक एज हटा दिया, 3। अब मुझे -1 करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि इसके ऊपर वाला एज कभी होता ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर वाला एज कभी होता ही नहीं है। तो देखो अब तुम ये कहोगे कि हर बार थोड़ी मैं ये वाला एज इंक्लूड कर रहा हूँ। द थिंग इज, अगर एक्चुअली मैंने जब एजेस इंक्लूड करे, तो जैसे यहाँ पर एक किया, यहाँ पे 2 किए, तो ऐसा है कि 1 मिनट, हाँ, तो ठीक है। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो रहा है तो मैं एक ना एक एज इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली एक मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाँ, ये एक एज मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक एक निकल गया, यहाँ पर एक निकल गया, ठीक है। ये 2 एज निकल गए। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वाला भी निकल जाए, पर इसके ऊपर तो कोई एज है ही नहीं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही एज निकल रहे हैं, और के बेसिकली मैं ऐसे कोई 3 एज निकाल नहीं सकता हूँ। यहाँ पर 3 चाहिए, मतलब इक्वल टू 3 चाहिए, जबकि ये 2 इज लेस देन के 3। तो x इक्वल टू 3 कभी आंसर हो नहीं सकता। तो मैं उससे कम वालों पे ही चेक करूंगा। इस केस के लिए 3 कभी आंसर हो नहीं सकता। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर बार हर मतलब हर कनेक्टेड कंपोनेंट में एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हो। तो दो दो मोस्ट प्रोबेबली आंसर हो गई। देखो यहाँ पे 2 आ गया, ये एज हटा दिया, यहाँ पे 2 आ गया, ये एज हटा दिया, और यहाँ पे भी 2 आ गया। मतलब वो दिख रहा है आराम से कि x इक्वल टू 2 आंसर है इसका। तो समझ आया क्या सबको? एक बार कोड के थ्रू भी समझा देता थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर है, ठीक है। मैंने इन टेक्स्ट मेरा स्टोर करेगा कितने एजेस रिमूव किए। तो मैंने -1 से इनिशियलाइज किया, मैं बताता हूँ क्यों किया, ठीक है। m मेरा बेसिकली ये है, जो मैंने x लिया था वो बेसिकली m है, और जो x लिया वो बेसिकली वो है कि कितने एजेस रिमूव कर रहा हूँ। तो बेसिकली m एटलीस्ट m होने चाहिए उसमें। तो मैं डीएफएस फंक्शन में जाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है नहीं मेरा डीएफएस फंक्शन। तो मैं यहाँ पर गया, तो अभी इस लाइक इसके सब ट्री में अब तक एक वर्टेक्स है, और डीएफएस में मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि उसके सब ट्री में कितने वर्टिसेस आ रहे हैं। तो इसमें देखोगे तो मैं ऐड करता जा रहा हूँ। अगर ये नंबर ऑफ वर्टिसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब अगर उसका जो रिक्वायर्ड साइज है उससे बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, सब ट्री साइज 0 कर दूंगा, क्योंकि फिर मैं 0 रिटर्न कर दूंगा ना, कि इससे तो 0 ही, मतलब बेसिकली जो नया कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसमें एक, इसमें इससे तो एक भी वर्टिस नहीं जाएगा। तो मैं इससे 0 रिटर्न हो जाएगा इससे आराम से। और x प्लस प्लस, क्योंकि मुझे एज रिमूव करना था, ठीक है। तो अगर s इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, मैंने एज बढ़ा दिया कि मेरा एक और एज ऐड हो रहा है, ठीक है। और मैंने x इक्वल्स टू -1 इसलिए किया था क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वर्टेक्स है उसमें दिक्कत आती है। सॉरी, हाँ, जो फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाला कनेक्टेड कंपोनेंट है उसमें दिक्कत आती है। देखो, एक तो पहली चीज़ ये है, जैसे मैंने इस वाले केस में बताया था कि इसमें तो जैसे साइज 3 आ गया, तो द थिंग इज कि ऊपर कोई एज है ही नहीं, इसलिए मैंने -1 कर दिया। मान लो इसका साइज 3 ना आता, 2 आता, तो ये कितने एज काउंट करता है? ये बेसिकली 2 एज काउंट करता है, ठीक है। पर क्या इसका 2 एज में हो जाता? द प्रॉब्लम इज, अगर ये वाला वर्टेक्स ना होता, तो देखो ये दो जब मैंने एज निकाले, तो जो तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है उसमें सिर्फ 2 ही वर्टिसेस है। तो दिक्कत ये है कि 2 तो हो ही नहीं सकते ना यार। मैंने इसको तो मतलब इससे दिक्कत हो रही है, तो मुझे कोई ना कोई एक एक एज जोड़ना पड़ेगा, बस एक एज जोड़ दूँ काम हो जाएगा। तो उस वाले केस में ही -1 करना ही पड़ रहा है, मतलब दोनों केसेस में मुझे -1 करना पड़ रहा है। तो इन एनी केस इसलिए मैंने -1 से शुरू किया। यार ये ग्रीडी तरीका तो बताया मैंने, ये ग्रीडीली तो किया मैंने। सर आपको इसका हिंट कैसे लगा कि ये मतलब बाइनरी सर्च का होगा? ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही लग गया था एक्चुअली। क्वेश्चन में मेंशन है ना, मैक्सिमम एक्स सच दैट, मतलब काफ़ी क्वेश्चन बाइनरी सर्च और आंसर के ऐसे ही होते हैं कि मुझे देखो अगर तुम देखोगे ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि अगर मैं छोटा एक्स लूँ
तो अगर देखो एक पर्टिकुलर एक्स के लिए आंसर ट्रू है, तो उससे छोटे एक्स के लिए भी ट्रू ही है, क्योंकि एटलीस्ट एक्स होने चाहिए ना। जी। मानते हो कि नहीं? अगर 3 आंसर है, तो 2 के लिए भी तो वो ट्रू ही है ना, कि एटलीस्ट 2 तो है ही। अगर एटलीस्ट 3 है तो एटलीस्ट 2 भी है, एटलीस्ट 1 भी है। तो मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। मतलब बाइनरी सर्च और आंसर का यही तो होता है कि कुछ वैल्यूज में लगातार वैल्यूज में ट्रू हो, फिर बाद में फॉल्स होता जाए। तो मैक्सिमम निकालने के लिए बाइनरी सर्च और आंसर ही लगेगा। समझा? जी सर, आ गया। हाँ। फाइंड मैक्स ऑफ मिन या मिन ऑफ मैक्स, प्रोबेबिलिटी है कि बाइनरी सर्च लगेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे होगा यार? मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। अरे हाँ देखो, ग्रीडी ऑब्वियसली हर बार वर्क नहीं करता है। मुझे भी इसमें थोड़ा डाउट था कि ग्रीडी वर्क करेगा या नहीं, बट आई ट्राइड। क्योंकि इन जनरल कोड फोर्सेस सी के प्रॉब्लम तुम्हें डीपी के तो ज़्यादा नहीं मिलते, कम मिलते हैं। और मतलब सी प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि हाँ ग्रीडी से हो जाना चाहिए। और ग्रीडी इसलिए इसमें वर्क भी इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो, क्योंकि मैं हर बेसिकली लीव्स को चेक कर रहा हूँ ना। देखो मतलब लीव्स पे जा रहा हूँ, तो ऐसा है जो कनेक्टेड कंपोनेंट जैसे बन रहे हैं यहाँ पर, तो और कोई तरीका होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि तुम ये 3 ले लो वर्टेक्स, इसको कनेक्टेड कंपोनेंट बनाओ, ये साथ में लेना ही पड़ेगा। तो ग्रीडीली इसलिए वर्क कर रहा है कि अगर तुम किसी वर्टेक्स के सब ट्री में मतलब एटलीस्ट एक्स, मतलब एक्स मेंबर्स है, तो वो कर जाएगा। मतलब बेसिकली अगर एटलीस्ट एक्स मेंबर है, तो तुम्हें उसको बनाना ही पड़ेगा कनेक्टेड कंपोनेंट। क्योंकि अगर तुम इसके चिल्ड्रन से शुरू करोगे, किसी चाइल्ड से शुरू करोगे, तो वो एक्स से कम आ रहा है ऑब्वियसली। क्योंकि इसी वर्टेक्स पे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ रहा है ना, तो मैं सबका कनेक्टेड कंपोनेंट बना दूंगा। क्योंकि ये सबसे ऑप्टिमल इसलिए है क्योंकि मैं ना इसका बना सकता हूँ ना इसका बना सकता हूँ। और इससे ऊपर जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अपना एक जो वर्टेक्स है वो वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे ऑप्टिमल यही होगा कि मैं इसका बना दूँ। इसलिए ग्रीडी वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी सबसे ऑप्टिमल ये होगा कि इसको बना दूँ। मैं इसको नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता। और अगर इसके साथ बना दिया तो मेरा थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे ऑप्टिमल ये है कि मैं इसका बना दूँ। ये समझा? रौनक ये समझ गया कि क्यों ग्रीडी वर्क कर रहा है? ठीक है, किसी को कोई और डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ, प्रॉब्लम डी। तो इसमें क्या है, इसमें दरअसल हमें अरे है उसको बेसिकली के पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, के बेसिकली हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो पार्ट्स भी ऑब्वियसली एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर साइज के किसी भी मतलब ऐसा है कि किसी भी तरह के सब अरेज में उसका डिवीजन हो, ऐसा मैक्सिमम के निकालना है, सो दैट ये जो वैल्यू है आपस में जोर, और ये और हर पार्ट का आपस में और जोर करके और लेस देन इक्वल टू एक्स हो। तो देखो, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा होगा। अब इसकी सबसे बड़ी मेन प्रॉपर्टी क्या है? अगर तुम किसी का जोर लो, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू और लेना, ऑलवेज। ठीक है, तो जितने ज़्यादा तुम पार्ट बनाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा और बढ़ेगा। जितने कम बनाओगे उतना कम बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो, मैं एक्चुअली ना बिट बाय बिट करूंगा इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले, अगर तुम देखो, सबसे बड़ी बिट से शुरू करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक्स से छोटा, लेस देन इक्वल टू हो। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा वो आने वाला है, ये वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, एक बार एक एग्जांपल से जाता हूँ। ठीक है, खुद का ही बना लेता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा। ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे बड़ी बिट क्या है, टू वाली। मैंने एक्स अभी डिफाइन नहीं किया, मैं बाद में करूँगा। ठीक है, टू मतलब बेसिकली फर्स्ट, मतलब मान लो 2 पावर्ड बाय 1 वाली बिट। ठीक है, अब मैं ये काउंट करूंगा इसका कितनी बार आ रही है, कितने नंबर्स में आ रही है, क्योंकि अगर मैं बिटवाइज कर रहा हूँ ना,
तो देखो 2 वाला अरे मैं ऐसे बनाऊंगा 0 1 1 1 और जो 1 वाला नंबर है उसका 1 0 1 0 बेसिकली 2 पार्ट बाय 0 किस किस में प्रेजेंट है। तो अभी मैं इस वाले अरे को देख रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम देखोगे देखोगे तो ऑड नंबर ऑफ टूज है, मतलब ऑड नंबर ऑफ बिट्स है इसके। तो द थिंग इज, अगर मैं कहीं भी पार्टीशन करता हूँ, मेरे को अगर मान लो ओवरऑल ये जो वैल्यू है मतलब जोर करके और वाली, वो मुझे बनानी है 0, तो क्या बन पाएगी? द थिंग इज मुझे हर एक पार्ट में जोर 0 चाहिए। तो द थिंग इज ऑड नंबर ऑफ ऑड बार आ रहा है, तो इसका एक्चुअली एक बार तो होगा ना कि जोर 1 हो एटलीस्ट एक बार। और अगर एक बार भी हो गया ना तो और ओवरऑल 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिकली हर, अगर मुझे और ओवरऑल और 0 बनाना है ना तो हर पार्ट में जोर 0 होना चाहिए। एक में भी 1 हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑड हुआ ना तो ऑब्वियसली एक बार तो जोर 1 होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा यार, क्योंकि जोर 0 करने के लिए इवन पेयर्स चाहिए होते हैं। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। अगर एक बिट ऑड 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 नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, वो हमेशा ऑन रहने वाली है, फाइनल आंसर में हमेशा ऑन रहने वाली है, ठीक है। तो ये ऑन रहेगी। अगर वो इवन इवन टाइम्स आ रही है तो ऑफ या ऑन दोनों हो सकती है, सिंपल, ठीक है। तो देखो अगर एक्स होता, मतलब एक्स, अब मैं एक्स की भी ये वाली 2 पार्ट में 1 वाली बिट अगर एक्स की ऑन होती तो मैं कंटिन्यू रखता, लेस देन इक्वल टू, मतलब एक्चुअली 1, ये दोनों बिट्स इक्वल है तो मैं कंटिन्यू रखता, अगली बिट पे जाता। लेकिन अगर ये 0 होती तो ये ज़्यादा हो गई ना, तो मैं सीधा -1 रिटर्न कर दूंगा आंसर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार। मतलब ये बड़ा हो गया, ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अगर ये भी 1 होता तो अब द थिंग इज ये अभी तक इक्वल है, तो मेरा आंसर इस पे डिपेंड करता है, इस वाले पे, ठीक है। तो इस पे क्या करूँगा? तो इसमें अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या करना है, जो 0th बिट है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब मुझे इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर पार्ट में इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा ले लूँ ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसका जोर 1 हो जाएगा, इसका जोर 1 हो जाएगा, और तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो मुझे ऑब्वियसली मैं कम से कम बनाने का ट्राई करूंगा ना, क्योंकि मुझे लेस देन इक्वल टू करना है, ओवरऑल लेस देन इक्वल टू है, तो मैं कम से कम बनाने का ट्राई करूंगा इसे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं चाहूंगा कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है वो देखूंगा कि मैं क्या क्या पार्टीशन कर सकता हूँ इसका। तो मतलब कितने पार्टीशन कर सकता हूँ वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इंडेक्स पे इवन आ रहा है। तो यहाँ पर इवन नहीं आ रहा, यहाँ पर इवन नहीं आ रहा, यहाँ इवन आ रहा है, एक पार्टीशन यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी बना रहा है, एक पार्टीशन यहाँ लगा सकता हूँ। तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन मैं एंड में भी इसलिए लगा रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ पार्ट्स ही बता देगा। तो बेसिकली मैक्सिमम पार्ट्स कितने होंगे? 2, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ इवन हो जाएगा वहाँ वहाँ मैं पार्ट बना सकता हूँ, तो अगला ही इंडेक्स में फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली अगर यहाँ ओवरऑल इवन है, यहाँ भी इवन है, तो यहाँ भी इवन ही होगा ना। तो इसी लॉजिक से अगर ओवरऑल इवन ही चलता जा रहा है हर बार, जहाँ जहाँ चलता जा रहा है वो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा सीधा, क्योंकि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि इसके बाद कोई बिट ही नहीं बची। तो देखो ये तो सिंपल केसेस हो गए, इसमें एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस भी आएंगे, लाइक थोड़ा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन। ये तो बहुत इसका मतलब बेसिक लॉजिक स्ट्राइक करना था जो, वो ये बेसिक लॉजिक है इसका, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार हमें ये आ गया, देखो जब नंबर ऑफ बिट्स ऑड है, उस वो वाला केस हमने पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। उसमें कोई और आंसर है ही नहीं। इस वाले केस के लिए करना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ बिट्स इवन है, ठीक है। तो इस वाले के लिए करना है नंबर ऑफ बिट्स अगर इवन है। तो देखो जब x, बेसिकली अगर x की भी वो बिट 0 है और ये भी 0 है, तो इसको मुझे 0 ही रखना पड़ेगा, राइट। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को 0 रखना ही पड़ेगा इस बिट को। तो देखो एक तो ये वो उस पर भी डिपेंड करता है ना कि पिछले कितने, मतलब इससे पहले कितनी बिट्स है जिनको 0 पक्का रखना ही पड़ेगा। ऐसा भी होगा ना कि पिछली वाली बिट्स किन किन को 0 रखना है, वो मैं स्टोर करके रखूंगा। तो द थिंग इज, मान लो ऐसी बिट नंबर 1 5 7, इन तीनों को मुझे 0 रखना है, मतलब सॉरी इन तीनों को, हाँ इन तीनों के लिए 0 रखना है। तो द थिंग इज, मैं सबसे बड़ी पे गया, इस पे ये वाली चीज़ चला दी थी 5, फिर 5 पे गया, इस पे भी ये चीज़ चला दी थी। अब मैं इस पे आया हूँ, मतलब अभी करंटली 1 पे आया हूँ, इस पे मैं ये चीज़ चलाऊंगा अगर,
तो मुझे इन दोनों की कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी साथ के साथ। तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली उसमें भी बेसिकली सेम ही चीज़ करनी है मुझे, बस मुझे तीनों बिट का साथ में ध्यान रखना है। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कौन से इंडेक्स पे तीनों पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तीनों तीनों बिट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, तो वो होगी नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है। जब ये वाली बिट भी जीरो रखनी है और ये वाली भी जीरो, तो ये जीरो रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक्स वन हो, एक्स की ये बिट वन हो, तो मैं ये वन भी रख सकता हूँ, जीरो भी रख सकता हूँ। अगर मैंने जीरो रख दी तो द थिंग इज, देखो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मेरे को बाकी बिट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो इसके लिए जो आंसर है ना अभी, वो मेरा एक पॉसिबल आंसर है। तो मैं उसको बेसिकली मैक्सिमम स्टोर करते हैं ना, तो मैं जो ओवरऑल आंसर है, आंसर कॉमा इसका जो आंसर है मान लो वो है एक्स, तो मैंने ये स्टोर कर लिया, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया। पर मुझे दूसरा केस भी देखना पड़ेगा ना, अगर मैं इस बिट को वन रहने देता हूँ, अगर मैं इस बिट को वन रहने देता हूँ तो द थिंग इज मेरे को इस करंट बिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस करंट बिट की मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये इस वेक्टर में आएगा भी नहीं। मान लो अगर ये x1 होता तो मैं क्या करता, मैं इसको हटा देता, मेरे को देखना ही नहीं है, हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बस इन दोनों, ये दोनों तो होने चाहिए क्योंकि इनकी बारी में ऐसा जीरो वाला केस आ गया था। तो अभी जो वेक्टर में वो 5,7 है, और ये वन वन वाले के लिए मैंने कहा कि यार छोड़ो यार, मेरे को क्यों टेंशन लेनी, ये मतलब ऑन भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें भी ऑन रह रही है। और जो ऑफ वाला केस था वो तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो ऑन वाले केस में अब नीचे वाली बीट्स के लिए भी जाएगा। तो मतलब ऐसा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। एक बार कोड भी देख लो, कोड से शायद थोड़ा बेटर समझ में आए, बट हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें खुद से थोड़ा अभी मतलब सोचना पड़ेगा। एक बार अच्छे से दिमाग में आ जाए क्वेश्चन तो मे बी समझ पाओ जो मैं क्या 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 कहना चाह रहा हूँ। एक बार कोड के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ। तो इसमें क्या मैंने ना एक्चुअली क्या किया, हाँ हाँ, ये बिट स्टोर कर लिया। ठीक है, कि कित ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है कि इवन नंबर ऑफ टाइम, तो जोर से ले लिया वो। तो हर एक बिट पे गया, सबसे बड़ी बिट से शुरू किया। अगर वो ऑन है तो क्या करूँगा, अगर एक्स में भी वो ऑन है कंटिन्यू, नहीं तो आंसर इक्वल्स टू -1 ब्रेक। ठीक है, और मैंने वी डॉट पुश, और जो दूसरा वाला केस है बेसिकली, अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है तो वो ये वाला कोड है। तो मैंने वी में वो डाल दिया वेक्टर, जो हम बात कर रहा था ना कि अभी तक कौन कौन सी बिट पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो आ गया इसमें। तो अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करवा रहा हूँ तो एक्चुअली ऐसा क्या होगा, एफ एफ बेसिकली ये बता रहा है कितने पार्टीशन होने चाहिए। ठीक है, अगर एक्स की वो बिट वन है, वही बिट अगर वन है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला हटा दूंगा। बेसिकली मैं ये कंडीशन मान ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए मैंने इस केस में आंसर भी अपडेट नहीं किया, नहीं तो मैं नॉर्मली आंसर अपडेट कर रहा हूँ, इसमें आंसर भी नहीं अपडेट किया। और मैंने जो ये करंट एफ है, ये केस कंसीडर कर लिया बेसिकली ये वाला, कि क्योंकि इसके बाद तो एग्जिट हो जाएगा ना, कि अगर मैंने ये जीरो ले लिया तो मेरा एक आंसर हो सकता है, एक पॉसिबल आंसर है। बाकी दूसरा केस क्या लिया है, मैंने इसको वन रहने दिया बिट को, और बस ये वाला हटा दिया और मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और जो एल्स वाला केस है, अगर ये जीरो और जीरो होना चाहिए तो आंसर भी मैंने एफ रखा। एंड में मैंने मैक्सिमम ऑफ एफ एफ कॉमा आंसर लिया, क्योंकि एफ एफ बाकी केसेस बताता है और आंसर ओवरऑल आंसर, तो दोनों का मैंने मैक्सिमम ले लिया। ठीक है, इससे आ जाएगा आंसर तुम्हारा। समझ आया क्या? थोड़ा मुश्किल है मानता हूँ समझना, बट कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे देखने में मुश्किल लग रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट उसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था, बट उसके बाद सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। जो यही प्रॉब्लम है, फिर से गलत नहीं है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, करना था ना, तो 5 के लिए 4 हो सकता है सेट। हाँ हो सकता है। क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। हाँ मेरी स्टेटमेंट में क्या, हाँ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में, ये वाली ना, अच्छा ये वाली ना। हाँ उसमें मैंने इसमें मैंने ब्रेक इसलिए किया ना कि देखो, अगर मेरा ये बिट ही वन आ रहा है मतलब उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना।
इससे पहले मतलब मेरा इक्वल आ रहा था, बट अगर बिट ही 1 आ रहा है तो मेरा सीधा आंसर माइनस। देखो एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ तुम क्या केस कह रहे हो, उसीलिए मैंने मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एफ लिया है। तो अगर कोई केस यहाँ पर इंक्लूड हो गया होगा तो -1 आंसर नहीं आएगा। ब्रेक तो मैंने कर दिया है बट -1 आंसर नहीं आएगा, एफ कॉमा आंसर का मैक्सिमम आएगा। तो अगर कोई भी केस इंक्लूड हुआ है ना तो वो आंसर आ जाएगा, नहीं तो मैंने तभी तो एफ भी इनिशियलाइज -1 से किया है कि अगर कोई केस इंक्लूड ना हो तो -1 आने वाला है। समझे क्या? हाँ ठीक है। मैंने सीधा ब्रेक इसलिए कर दिया क्योंकि इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है और मैंने मैक्सिमम ले लिया, केसेस इंक्लूड करे हैं मैंने, वो टेंशन मत लो। तो अब मैं आता हूँ ई प्रॉब्लम पर। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट। इसमें क्या है, इसमें प्रीफिक्स मैक्सिमम के इंडाइसेस दे रखे हैं और सफिक्स मैक्सिमम्स के। तो प्रीफिक्स मैक्सिमम इन्होंने बताया कि प्रीफिक्स मैक्सिमम वो है कि इससे पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे उससे छोटे हैं, और सफिक्स मैक्सिमम ये है कि उसके बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे उससे छोटे हैं। तो मुझे नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है जो सेटिस्फाई करेंगे ये कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि इंडेक्सेस दे रखे हैं प्रीफिक्स मैक्सिमम के और सफिक्स मैक्सिमम के। तो अगर मैं ये वाला केस लूँ 1 2 2 3 4, तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो मेरा प्रीफिक्स मैक्सिमम है वो इंडेक्स नंबर 1 और 2 पे है और सफिक्स मैक्सिमम 2 3 4 पे है। ठीक है। देखो जो ये परम्यूटेशन है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा प्रीफिक्स मैक्सिमम होगा और वो लास्ट प्रीफिक्स मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद कोई प्रीफिक्स मैक्सिमम हो नहीं सकता है। तो इस इंडेक्स पे एन आने वाला है। सफिक्स मैक्सिमम के लिए भी यही ट्रू है, जो सबसे छोटा इंडेक्स होगा उस पर एन आएगा। तो ये ट्रू है कि पी पी डॉट बैक मतलब प्रीफिक्स मैक्सिमम का लास्ट शुड बी इक्वल टू एस ऑफ जीरो, राइट। ये हमेशा ट्रू होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आंसर जीरो है। अब दूसरी चीज़ है, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा प्रीफिक्स मैक्सिमम होगा, उसके अलावा कोई और कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो पी ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू 1 और एस का जो लास्ट है एस ऑफ एस डॉट बैक शुड बी इक्वल टू एन। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, तो आंसर जीरो है। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो जो पूरा अरे है मैं सेकंड इंडेक्स पे एन डाल दूंगा। अब क्या करूंगा, अब मेरे पास n-1 एलिमेंट बचे हैं। अब मैं इनको बेसिकली कुछ एलिमेंट में राइट में भेजूंगा, कुछ लेफ्ट में भेजूंगा, वो मेरी मर्जी है। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, n-c इसमें सेलेक्ट करूंगा जितने इससे पहले आने चाहिए। तो ये क्या है, p डॉट बैक -1 nc p डॉट बैक -1। तो इतने एलिमेंट मैंने सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड में डाल दिए और बाकी के बचे हुए राइट में चले गए। देखो द थिंग इज एलिमेंट्स जो परम्यूटेशन है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मतलब ऑर्डर तो फिक्स ही रहेगा ना। देखो मतलब जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। अब मैं कौन से सेट ऑफ एलिमेंट भेज रहा हूँ वो मेरे मेरे ऊपर है, तो उसमें वेज बन जाते हैं, उसी तरीके से वेज बनते हैं। मैंने कोई भी बीच के कोई भी मैंने कुछ एलिमेंट्स उठा के लेफ्ट में पटक दिया। अब परम्यूटेशन है तो ऑब्वियसली कोई एक दूसरे के इक्वल होने नहीं वाला है, और जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही फर्क पड़ने वाला है, तो वो रूल तो हमेशा सेम ही रहेंगे। तो अगर मैं मान लो कोई पर्टिकुलर एक्स एलिमेंट्स भेज देता हूँ तो ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी ना किसी तरह हो ही जाएंगे, कोई भी एक्स भेजो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब मुझे आंसर सॉल्व करना है लेफ्ट साइड के लिए अलग से और राइट साइड के लिए अलग से। ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्रीफिक्स वालों के लिए करता हूँ, ठीक है, अकेले प्रीफिक्स वालों के लिए कि क्या होगा। तो जो प्रीफिक्स वाले हैं उनके लिए अगर देखोगे तो मैं एक तो सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट था ना वो हटा दूंगा, सिर्फ पहले वाला रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा। मैं एक्चुअली हाँ ठीक है, मैं थोड़ा ना बढ़ा देता हूँ ये केस। तो मतलब मान लो प्रीफिक्स वाला अरे ऐसा था 1 3 4, तो एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, देखो फोर्थ पे एन आ जाएगा तो कितने बचे, 3 एलिमेंट बचेंगे, 3 एलिमेंट बचे और 1,3 अरे प्रीफिक्स वाला। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है देखो 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे बांट दिए इस लेफ्ट में। अब इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे बड़े इंडेक्स पे आना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि अगर वो किसी और इंडेक्स पे आया तो बेसिकली अभी जो लेफ्ट वाले में जो सबसे बड़ा है नंबर है वो प्रीफिक्स मैक्सिमम होना ही पड़ेगा, मतलब और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, वो हो गई। तो वो ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाला ही प्रीफिक्स मैक्सिमम होगा ना, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो देखो उसका एक ही तरीका है, उसको मैंने इस इंडेक्स पे डाल दिया।
अब इससे पहले कौन से डाले और उसके बाद कौन से डाले, वो मेरे ऊपर है, मेरी चॉइस है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मान लो इसमें एलिमेंट्स जितने थे वो मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ और वेक्टर है वो पी है, ठीक है। अब मैं पी में एक तो सबसे पहले लास्ट वाला एलिमेंट हटा दूंगा, ठीक है, वो बाद में हटाता हूँ, चलो ठीक है। तो थर्ड वाले में मैंने सबसे बड़ा एलिमेंट डाल दिया। अब कितने बचे, n-1 बचे, उसमें से कुछ राइट में कुछ लेफ्ट में। अब राइट में कितने डालूंगा, n माइनस पी डॉट बैक, मतलब जो लास्ट लास्ट वो था इंडेक्स कि इसके बाद कितने आ रहे हैं वो बता देगा, ठीक है। n माइनस पी डॉट बैक डाले, और जो इनमें बेसिकली मुझे ये भी तो करना पड़ेगा ना, फैक्टोरियल भी लेना पड़ेगा, ऑर्डर थोड़ी बता, ऑर्डर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता राइट वालों में, क्योंकि एक बार मैंने प्रीफिक्स मैक्सिमम ले लिया तो उसके राइट में मैं जो कुछ भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर छोटे एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बाकी सब एलिमेंट छोटे ही होने वाले हैं। तो ऐसा किया, इनटू फैक्टोरियल लिया मैंने इतने ही एलिमेंट्स का, यही एलिमेंट्स का फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है। अब द थिंग इज, एक्चुअली ये रिकर्सिव फंक्शन बना सकता हूँ इसका मैं। अब मैं सेम चीज़ देखो, अब मेरे ये लास्ट एलिमेंट हटाना है, अब मेरा बचा 1, इंडेक्स 1 बचा, और कितने मेरे वो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अब n-1 है, बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं, और मेरा जो अरे है वो 1 है, अकेला 1 आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। अब इसमें क्या करूँगा, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 1 पे आएगा, और जो बचे हुए हैं तो जैसे कितना n-1, तो 2 सी, राइट में कितने एलिमेंट्स बचेंगे, 2-1, तो मतलब यही हो गया 2-1, n-1 सी 1, और इंटू फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा करता रहूँगा जब तक पी डॉट साइज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक पी डॉट साइज 0 नहीं होता तब तक मैं ऐसा करता रहूँगा। ये हुआ लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए भी सिमिलर है, पर दिक्कत ये है ये मतलब थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो मैंने उसको बेसिकली इसी फंक्शन में सारा कुछ हो जाए उसके लिए मैंने क्या किया, सफिक्स अरे को जो भी था n+1 से माइनस कर दिया, तो बेसिकली वो भी मतलब सिमिलर ही बन जाएगा उसकी तरह। एक बार मैं कोड दिखाऊंगा ना, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं है कोड भी। जो चीज़ें मैंने बताई ना, देखो सबसे पहले कंडीशन आएंगी, तो 3 कंडीशन है, एक भी सेटिस्फाई ना की तो आंसर 0 हो गया। और जो सफिक्स है मैंने n+1 माइनस एस ऑफ आई कर दिया, तो वो भी 1 बेस्ड बन जाएगा, कि मतलब एक ही फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। मेरा फंक्शन बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। एनसीआर मैंने प्री कैलकुलेट किया यहाँ पर ऊपर, ये सबका अपना अपना कोड होता है, और हाँ तुम्हें मिल जाएंगे इसके रिसोर्सेज, ठीक है। अगर पी डॉट साइज 0 हो गया तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अदरवाइज मैंने क्या किया, जो मैंने अभी तो आप लोगों को बताया, ठीक है। और वापस रिकर्सिव फंक्शन चलाया सेम अरे पे, मैंने बाय रेफरेंस लिया है, इसलिए जब पॉप बैक करूँगा तो यही अरे पास होगा। और और बेसिकली मेमोरी भी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि मैंने बाय रेफरेंस लिया। और के बेसिकली अब नया साइज़ है, जो बचे हुए मतलब कितने एलिमेंट बच रहे हैं, पी डॉट बैक -1 एलिमेंट बचेंगे, तो इसलिए ये सफिक्स अरे के लिए भी सेम चल जाता है, क्योंकि मैंने उसको रिवर्स कर दिया पहले, मतलब सॉरी ये करके रिवर्स कर दिया, क्योंकि इसमें छोटे से बड़ा था, जब मैंने n+1 से माइनस किया तो बड़े से छोटा हो गया, तो मुझे वापस रिवर्स करना पड़ा सिमिलर टू पी बनाने के लिए। तो और ये फंक्शन कॉल करने से पहले भी दोनों से लास्ट एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा एक एक, इससे हो जाएगा ये, मतलब ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है, सोचना ज़्यादा था इसमें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हाँ, डाउट है तुम्हें, ठीक है। तो आई गेस वी आर डन, लाइक it's all from my side. So thank you guys. We are done with all the 5 questions. Bye bye.